नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.के. शर्मा, सीनियर न्यूरो साइकियाट्रिस्ट एट आईवी हॉस्पिटल मोहाली एंड डायरेक्टर एट श्री कृष्णा हॉस्पिटल अम्बाला सिटी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है OCD और कैसे करें इसका समाधान। दोस्तों, OCD जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, OCD की फुल फॉर्म अगर हम बात करेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव मीन्स किसी भी थॉट्स, इमेज का हमारे ब्रेन में बार बार रिपीटेड वे में आना। कंपल्सिव मीन्स कुछ ऐसा बिहेवियर जो हमें कंपेल करे बार बार रिपीट होने के लिए। तो इस बीमारी में कुछ बार बार रिपीटेड हमारे मन में थॉट्स आएंगे और उस थॉट से निकलने के लिए कुछ हमारे को बिहेवियर बार बार करना पड़ेगा। हम कंपेल होंगे उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करने के लिए। तो ये है बीमारी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। तो दोस्तों, क्या है इसके लक्षण? सबसे कॉमन जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसके लक्षण की अगर बात करते हैं, सबसे जो कॉमन है वह कंटामिनेशन की बीमारी। कंटामिनेशन की बीमारी में क्या है कि हमें जब ये बीमारी होती है या कोई भी मरीज है जिसको ये बीमारी होती है, तो उसको बार बार ये फीलिंग आएगी जैसे उसके शरीर का कोई भी पार्ट बहुत गंदा है, चाहे उसके हैंड डर्टी हैं, पूरा शरीर डर्टी है, या उसको लगेगा कोई उसके कपड़े डर्टी हैं, या उसको लगेगा उसका घर डर्टी है, उसकी बेडशीट डर्टी है। तो ऐसा पेशेंट बार बार हैंड वॉश करता रहेगा, बार बार बाथ ले सकता है, बार बार घर के कपड़े बार बार वॉश कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, उसका सारा का सारा जो टाइम है, जो प्रोडक्टिव टाइम है, जिस टाइम में वो अपना बाकी वर्क कर सकते हैं, अपनी जॉब को सही ढंग से परस्यू कर सकते हैं, अपनी स्टडी को कर सकते हैं, तो वो टाइम सारा का सारा उन्हीं वहम के अंदर स्पेंड करना पड़ता है उनको, उसी बिहेवियर के अंदर कि बार बार वॉश करते रहेंगे, वॉश करते रहेंगे, वॉश करते रहेंगे। अगर पेशेंट ऐसा नहीं करता है, जैसे सपोज को उसको लगा है उसके हैंड डर्टी हैं, तो उसका मन करेगा बार बार हाथ धोने का। एंड ऐसे पेशेंट इवन 20 टाइम, 30 टाइम, 100 सोच भी नहीं सकते कितने टाइम हैंड वॉश करते हैं। इवन हैंड वॉश कर करके उनकी सारी स्किन भी ख़राब हो जाती होती है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये हैंड में नहीं है, वास्तव में ब्रेन के अंदर है। हाथ डर्टी नहीं है, वास्तव में ब्रेन के अंदर थॉट्स ऐसा है कि हैंड डर्टी है। मीन्स ऐसे पेशेंटों को ब्रेन से गलत मैसेज आ रहा है। अब सारी एनर्जी लगाने के कारण उनका जो माइंड है हमेशा अपसेट रहता है। उनको भी पता है कि जो ये विचार हैं ये फिजूल के विचार हैं, उनको भी पता है ये बार बार जो रिपीटेड होने वाले विचार हैं ये नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट ट्राई करता है नहीं करने की, तो उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। और जब तक वो हैंड वॉश या अपने क्लोथ्स में अगर उसको लगता है डर्टी, क्लोथ वॉश नहीं करता, या जिस भी पार्ट का लगता है कि ये डर्टी वो नहीं करता, उसको रिलीफ ही नहीं मिलता। बट होता क्या है कि जैसे पेशेंट ने हैंड वॉश कर लिए, तो उसको जो रिलीफ है ना वो ट्रांजिएंट है, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रिलीफ है, और उसको दोबारा फिर वही थॉट्स आते हैं। तो बार बार यही प्रोसेस उसका चलता रहता है और पेशेंट उस वहम की डिजीज़ में फंसता रहता है। ऐसे ही कई मरीजों को चेकिंग वाले ऑब्सेशन होते हैं। मीन्स जैसे वो अगर लॉक लगाते हैं घर में, उनको बार बार लगेगा नहीं शायद लॉक लगा नहीं है, दोबारा फिर चेक करेंगे, दोबारा फिर चेक करेंगे, बार बार दे कीप ऑन चेकिंग कि कहीं लॉक लगा है कि नहीं लगा है। समटाइम ऐसे जब पैसे काउंट करेंगे उनको लगेगा एरर होगी, बार बार दे कीप ऑन काउंटिंग द मनी। तो ये चेकिंग वाला भी बार बार होएगा। कंटामिनेशन में जैसे मैंने बताया वॉशिंग वाला भी बार बार होएगा। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें केवल ऑब्सेशन होते हैं, मीन्स उसमें कंपल्सन नहीं होता। जैसे यहाँ तो ऑब्सेशन हुआ, मीन्स आपको लगा कि आपके हैंड डर्टी हैं या आपके क्लोथ डर्टी हैं, तो आपने वॉश कर दिया, कंपल्सन हुआ। आपको लगा कि भाई आपने एरर कर दिया काउंटिंग में, आपने लॉक नहीं लगा, तो आपने कंपल्सन बिहेवियर में आपने बार बार चेक कर दिया। तो ये चीज़ आप इस यहाँ ऑब्सेशन भी है और कंपल्सन भी है। लेकिन एक ऐसी कैटेगरी भी है OCD की जिसमें केवल ऑब्सेशन होता है, मीन्स वहाँ कंपल्सन कुछ नहीं है, कोई कंपल्सिव बिहेवियर नहीं है। ऑब्सेशन मीन्स बार बार थॉट्स आते हैं, जैसे
वो थॉट्स किसी फैमिली को लेकर गंदे विचार भी आ सकते हैं, वो सेक्सुअल थॉट्स भी हो सकते हैं, कोई गॉड को लेके थॉट्स हो सकते हैं गंदे, जैसे उनको गालियाँ दे रहे हैं ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, या गलत गलत इमेजेस दिखाई देती हैं, बार बार वो इमेजेस दिखाई देती हैं और उनसे हम परेशान होते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते उसमें, और पेशेंट बहुत एंग्सियस होते रहते हैं और उस सारे प्रोसेस से बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते होते हैं। तो ऐसे में ना पेशेंट को नींद आती होती है, पेशेंट उदास रहता है, पेशेंट को घबराहट होती है, रेस्टलेसनेस होती है, पेशेंट का हेडेक होता है और लैक ऑफ एनर्जी होती है, सारा दिन वीक रहते हैं, किसी वर्क में फोकस नहीं कर पाते। कई बार इवन ऐसा देखा गया है कि ओसीडी के अंतर्गत पेशेंट इतने परेशान होते हैं दैट दे कैन ट्राई सुसाइड, यानी कर लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो ओसीडी में इतने परेशान होते हैं कि दे डू द सुसाइड। तो सोचो दोस्तों, ये कितनी जटिल डिजीज़ है जिसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा है कि जब फैमिली वालों को पता चलता है कि उनके मरीज को ओसीडी है तो क्या कहेंगे, यार आप कोशिश क्यों नहीं करते, क्यों बार बार वॉश करते हो, क्यों बार बार चीज़ों को चेक करते हो। इसमें मरीज के बस की बात नहीं है। ये जिस भी मरीज को ये बीमारी होएगी वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ करेगा, बिकॉज उसके ब्रेन में बार बार थॉट्स आ रहे हैं और उसको रिलीफ नहीं मिलता जब तक वॉश नहीं करता या चेक नहीं करता उन चीज़ों को। तो ये इसमें हम पेशेंट को ये नहीं कह सकते क्यों करते हैं, उसके बस की बात नहीं। तो उसकी मनोअवस्था को समझना है और उसको किसी न किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना, या काउंसलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करके बीमारी ठीक हो सकती है। और अगर ज़्यादा बीमारी होएगी तो साथ में मेडिकेशन की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। और दोस्तों एक बात, इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ये समझनी ज़रूरी है कि ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहाँ पर ट्रीटमेंट कुछ लंबा भी चल सकता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की रिकवरी के ऊपर और उसने क्या वो काउंसलिंग के स्टेप्स कितने समझे उसके ऊपर। अगर ये माइनर अवस्था में है तो कुछ लोग काउंसलिंग के थ्रू वो जो स्टेप बताए जाते हैं उनको फॉलो करके भी इस बीमारी से निकल सकते हैं। लेकिन जहाँ बीमारी मॉडरेट या सीवियर होती है वहाँ पर ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू लेना भी ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के साथ साथ काउंसलिंग स्टेप्स की, तो इसमें अगर कुछ बेसिक सी बातें समझनी ज़रूरी हैं। जो ये डिजीज़ है ये हमारी ब्रेन की जो नर्व्स हैं उनके अंदर से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन केमिकल्स। उस सेरोटोनिन केमिकल्स के इम्बैलेंस के कारण होता है, तो ब्रेन में वो डेफिशिएंसी हो जाती है सेरोटोनिन केमिकल्स की। और ये केमिकल वो केमिकल है जो हमारे ब्रेन के बिहेवियर को, हमारे थॉट्स को रेगुलेट करते हैं। अब अगर वो केमिकल प्रॉपर ब्रेन में नहीं बनेगा तो हमारे जो थॉट्स प्रोसेस में प्रॉब्लम होएगी, हमारे बिहेवियर में प्रॉब्लम होएगी। तो ये दिस इज़ ऑटोमेटिक पार्ट। तो हमने ऐसा कुछ करना जिससे हम अपने ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन लेवल की अमाउंट को बढ़ा सकें। तो जैसे हमने बताया, एक तो मेडिसिन्स हैं जो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा सकती हैं, बट अगर हम काउंसलिंग के थ्रू भी बात करते हैं तो हम जितना रिलैक्स रहेंगे उतना हमारा ब्रेन का सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा। अच्छी डाइट लें और ये चीज़ समझें, साइको एजुकेशन की अगर बात करते हैं इस बीमारी में, कि ये समझें कि ये जो डिजीज़ है ये ऑटोमेटिक पार्ट है, पेशेंट का फॉल्ट नहीं है। उसका हमने कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, उसको डिस्करेज नहीं करना है कि क्या आप ऐसे करते रहते हो, बार बार वहम करते रहते हो, और उसको वहमी करके घर में ऐसे करके उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। ऐसा करेंगे उसका कॉन्फिडेंस डाउन होएगा, स्ट्रेस में आएगा, स्ट्रेस में वह बीमारी बढ़ेगी। तो उसको रिलैक्स रखने के लिए मेडिटेशन की हेल्प लेनी है, योगा की हेल्प लेनी है, डेली वॉक करनी है और अपने थॉट्स की चार्टिंग करनी है, डेली लिखना है। जो वहम सबसे ज़्यादा है उसको आप सबसे नंबर लास्ट में रखेंगे, जो वहम सबसे कम है उसको पहले नंबर पे रखेंगे। मीन हल्के जो वहम है उनको पहले नंबर पर, जो सबसे ज़्यादा उसको लास्ट नंबर पे हमने लिखना है। फिर हमने जब वहम को ठीक करने की बात आती है तो सबसे हल्के वाले वहम से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। हमने उस वहम को कैच करना है और उसके ऊपर पूरी एनर्जी लगानी है, धीरे धीरे उसको हटाना है। अब जब उस वहम को नहीं करेंगे तो हमारे अंदर बेचैनी होगी। हमने बार बार ये बोलना है कि जो ये वहम है ये रियल वहम नहीं है। मीन्स वास्तव में हमारे जैसे सपोज को हमारे को लगता है हैंड वॉश करने, तो हैंड डर्टी है, तो सोचना कि ये हैंड वास्तव में डर्टी नहीं, बार बार बोलना ब्रेन को कि हाथ डर्टी नहीं है, डर्टी ये जो हैंड दिख रहे हैं क्यों है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर फॉल्ट है। तो हमने अपने ब्रेन को बार बार रिलैक्स रखने के लिए उसी टाइम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी है। बिकॉज अगर जब आप वो हैंड वॉश नहीं करोगे आपको बेचैनी होगी, बेचैनी जब तक आपकी ठीक नहीं होगी आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। और ठीक करने के लिए लंबे लंबे सांस लेकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी को टाइट करेंगे, रिवर्स काउंटिंग करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1 ऐसे हैंड वॉश करेंगे, दोबारा रिलीज कर देंगे। ये आपने बार बार रिपीटेड वे में लंबे सांस लेने हैं, सांस को होल्ड करना है, रिवर्स काउंटिंग करनी है, स्लो स्लो सांस को रिलीज कर देना। एक ये मेथड है आप अपने आप को रिलैक्स रखने का। दूसरा है एक रिस्ट बैंड टेक्नोलॉजी होती है, उसमें टेक्निक, रिस्ट बैंड टेक्निक में क्या करते हैं, उसमें एक बैंड, इलास्टिक बैंड रखेंगे। जब भी आपको वहम आता है तो आपने बैंड को बार बार ऐसे करना है। उससे भी क्या होता है कि आपका माइंड वहम पे ना फोकस होके रिस्ट बैंड के ऊपर फोकस होएगा और आप अपने आप को उस वहम से निकाल पाओगे। दोस्तों, अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस रखना है और बीमारी से निकलने की पूरी कोशिश करनी है। और अगर लगता है कि आप ये सब कोशिश करने के बाद नहीं निकल पाते हैं तो मेडिसिन भी स्टार्ट करनी है। इस पूरी डिजीज़ के अंदर एक ये भी मेथड होता है जिसमें एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक बोलते हैं। एक्सपोजर मीन्स आपको, जैसे अगर डर्टी का ऐसे लगता है कि भाई आपके हैंड डर्टी हो गए हैं तो आपको डॉक्टर बार बार हैंड को डर्टी करेंगे। फिर जब आपके हैंड डर्टी होंगे आपको देखने के लिए बोला जाएगा, आप देख के आपके अंदर बेचैनी होएगी, आप उसको वॉश करने की कोशिश करोगे और वो आपको उस रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। आपको मना किया जाएगा, नहीं आप देखते रहो बट आपने वॉश नहीं करना। ऐसे फिर जब आपको बेचैनी होगी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जाएगी, आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवाई जाएगी। ये डेमोन्स्ट्रेशन डॉक्टर अपने कैबिन में, अपने देख रेख में, निगरानी में भी आपसे करवा सकते हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे ही जब आपको घर में अगर ऐसा विचार आएगा तो वहाँ भी आप उसी तरीके से अपने विचार को रोक पाओगे। तो दोस्तों, ये भी आपने ट्राई करना है। और सारे प्रोसेस को करने के साथ साथ मेडिसिन्स और काउंसलिंग और जो साइकोलॉजिकल स्टेप बताए हैं मैंने, ये करने के साथ साथ एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो ये कर रहे हो ये आपकी रिकवरी के लिए है, तो आपकी फैमिली की सपोर्ट भी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। जब मरीज़ अपनी रिकवरी के लिए ट्राई कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए फैमिली को भी एक यूनिट की तरह, डॉक्टर, पेशेंट और फैमिली एक यूनिट की तरह काम करेंगे, तभी पेशेंट की रिकवरी अच्छी होएगी। उसकी मनोअवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाने के सारे मेथड करने हैं। अगर नींद में प्रॉब्लम है तो हल्का फुल्का स्लीपिंग मेडिसिन की हेल्प भी ले सकते हैं, बेचैनी है एंटी एंजाइटी मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डिजीज़ काफ़ी लेवल तक कंट्रोल आ जाएगी या वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो कुछ यूजफुल लगी है, आपको लगा है कि इससे कुछ फ़ायदा होएगा, कुछ रेलिवेंट लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।